हाय एवरीवन, वेलकम टू आरकेएम एकेडमी। तो देखिए सीटेट पेपर 2 में साइंस की क्लासेस को कंटिन्यू रखते हुए आज हम बात करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10, ठीक है। और इसका नाम क्या है? मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, यानी कि गति एवं दूरियों का मापन। इसके बारे में इस चैप्टर के अंतर्गत हमें पढ़ना है। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, यहाँ से सवाल जो एग्जाम में देखने को मिलता है, इसी कारण से क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम सबसे पहले यहाँ पे थ्योरी को डिस्कस करेंगे, फिर इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में जो सवाल पूछे जाते हैं वो किस टाइप के और किस लेवल के पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे कि यातायात की कहानी के बारे में, कि पुराने समय में लोग एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाया करते थे, किसका किसका उपयोग किया करते थे, मापन किसे कहते हैं, मापन के स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, किसी वक्र रेखा की लंबाई हम लोग कैसे मापते हैं, और अंततः हम लोग जानेंगे कि गति किसे कहते हैं, या फिर गति के कितने प्रकार जो है यहाँ पे जानना है, ठीक है। गति के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए यातायात की कहानी यानी कि स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में, तो पुराने समय में कोई भी यातायात के साधन नहीं हुआ करते थे। लोगों को अगर एक जगह से दूसरे जगह जाना होता था तो ये लोग क्या करते थे, पैदल चलते थे और अपना सामान अपनी पीठ पर लाद कर ले जाते थे। बाद में क्या होता है कि धीरे धीरे समय बीतता है और बाद में ये इंसान क्या करते हैं, जानवरों का उपयोग यात्रा के लिए जो वो शुरू कर देते हैं, ठीक है, और जानवरों के पीठ पे जो वो सामान बांध कर ले जाया करते हैं। जल मार्गों पर आने जाने के लिए नावों का उपयोग किया जाने लगा। शुरू में लोग लकड़ी के लट्ठों को खोखला करके नाव बनाते थे। लकड़ी के जो डंटा वगैरह होता था उसको अंदर से खोखला कर दिया जाता था और उससे नाव बनाते थे। बाद में उन्होंने लकड़ी के टुकड़ों को जोड़कर नावें बनाना सीख लिया। ये नावें मछलियाँ जैसी दिखती थी, ठीक है, यानी कि स्ट्रीमलाइन बॉडी के बारे में आपने पढ़ा होगा, धारा रेखीय प्रवाह, ठीक है, धारा रेखीय बॉडी। तो उसी टाइप्स की यहाँ पे जो नावों का स्ट्रक्चर बनाया जाता था। पहिए के आविष्कार से यातायात में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। पहियों पर चलने वाली गाड़ियों को खींचने के लिए पशुओं का उपयोग होता था। तो ये है पुराने समय की कहानी कि पुराने समय में लोग जो है वो यात्रा कैसे किया करते थे, ठीक है। अब जानते हैं मापन के बारे में कि मेजरमेंट किसे कहते हैं। मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि की उसी प्रकार की ज्ञात राशि से तुलना करना है। इस ज्ञात निश्चित राशि को मात्रक कहते हैं, यानी कि यूनिट कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ की लंबाई हमें मापना है, तो पहले से जो चीज़ ज्ञात है उसका उपयोग करके अगर हम इसकी लंबाई को मापेंगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पहले वाला को, इसी को हम लोग यूनिट कहेंगे। अब किसी माप के परिणाम के दो भागों में विभक्त किया जाता है। किसी माप के परिणामों को दो भागों में विभक्त किया जाता है। एक भाग संख्या होता है, दूसरा भाग उसका जो वो यूनिट होता है। कहने का मतलब समझिए, मान लीजिए अभी के तौर पे अगर किसी चीज़ का वज़न आप मापते हैं तो मान लीजिए उसका वज़न क्या है, 10 केजी। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, दो चीज़ों का यूज किया जा रहा है, एक नंबर का और दूसरा यूनिट का, ठीक है। ये केजी क्या है, आपका यूनिट है, और ये आपका संख्या है। तो किसी चीज़ को मापने के लिए हम लोग दो चीज़ों का यूज करते हैं, एक नंबर और दूसरा यूनिट। पुराने समय में क्या होता था, यदि कमरे की लंबाई आपके 12 पैर की लंबाई के बराबर है, ठीक है, पैर से भी नापते होंगे आपको पता है, तो यहाँ पे जो 12 हो जाएगा संख्या है और पैर की लंबाई क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। तो पुराने समय में कोई भी स्टैंडर्ड यूनिट नहीं था, किलोग्राम, ग्राम वगैरह नहीं था। वहाँ पे क्या था कि हाथों से मापा जाता था, पैर की अंगुलियों से मापा जाता था, पैरों से मापा जाता था, यानी कि बॉडी के विभिन्न अंगों से जो है यहाँ पे मापा जाता था। तो ये हो गया आपका मापन के मानक मात्रक। समय के साथ क्या होता है, स्टैंडर्ड यूनिट का विकास होता है। प्राचीन काल में लोग पैर, अंगुली या कदम जैसे असमान मात्रकों से माप करते थे, जिससे हर जगह अलग अलग परिणाम आते थे। क्योंकि देखिए अलग अलग जगह देखा जाए तो व्यक्तियों के हाथ की लंबाई भी अलग अलग होती थी, और अगर हाथ से मापेंगे तो जाहिर सी बात है इसका जो मेजरमेंट आएगा वो अलग अलग आएगा, क्योंकि व्यक्ति की हाथ तो इक्वल नहीं होती ना, अलग अलग होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए 1790 में फ्रांसीसी वैज्ञानिकों ने
मापन की एक मानक प्रणाली बनाई जिसे मीटरी पद्धति यानी कि मीट्रिक सिस्टम कहा गया, और ये जो है वो आगे चलकर पूरी दुनिया में लागू हो जाता है। आजकल पूरी दुनिया में जिस प्रणाली का उपयोग होता है उसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली SI यूनिट्स के नाम से जानते हैं। जैसे कि लंबाई का SI मात्रक क्या है, मीटर। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। तो ये सब कुछ बेसिक जानकारी है, आपको पता होनी चाहिए। ये पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि क्या पुराने समय में लोग मापन के लिए अपने शरीर के अंगों का उपयोग किया करते थे? तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, किया करते थे। पैर, अंगुली या कदम जैसे असमान मात्रकों का उपयोग जो वो किया करते थे। और ये भी याद रखिएगा कि जो मीट्रिक सिस्टम है वो कब आया था? 1790 18वीं शताब्दी के करीब। ठीक है, किसी वक्र रेखा की लंबाई मापना। कोई वक्र रेखा है तो अगर इसकी लंबाई मापना है, इस रेखा की लंबाई मापना है, तो इसको तो हम लोग किसी स्केल के माध्यम से नहीं माप सकते। तो इसको मापने के लिए हम लोग क्या करेंगे? धागे का उपयोग करेंगे। ठीक है, धागे को वक्र रेखा के ऊपर बिछाकर उसकी लंबाई के अनुसार नापते हैं और फिर उस धागे को सीधा करके पैमाने से मापते हैं, यानी कि स्केल से मापते हैं। तो स्केल का यूज तो आपको करना आता ही होगा, सेम चीज़ है। ठीक है, स्केल का यूज आपको करना आता होगा। तो यहाँ पे भी आपको पढ़ना है वही चीज़ कि अगर किसी वक्र रेखा की लंबाई मापना है तो हम लोग धागा का उपयोग करेंगे, फिर उस धागा को स्केल में जो है वो सीधा करके उसको माप लेंगे। अब यहाँ पे देखिए गति के बारे में, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। ठीक है, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान बदलती है तो वह गति में है। यदि वस्तु का स्थान नहीं बदलता तो वह रेस्ट अवस्था में माना जाता है। तो ये सब नॉर्मल सी बात है, आप लोगों को सब कुछ ये सब पता ही होगा कि अगर कोई वस्तु अपना जगह चेंज कर रहा है समय के अकॉर्डिंग तो वो गति में हो जाएगा, और टाइम के अकॉर्डिंग वो अपने प्लेस को चेंज नहीं कर रहा है तो वो रेस्ट अवस्था में होगा। टाइप्स ऑफ मोशन, तो आपके क्लास 6 के अंतर्गत जो है वो 4 टाइप्स के मोशन के बारे में पढ़ना है। एक है आपका रेक्टिलिनियर मोशन, जिसको हम लोग सरल रेखीय गति के नाम से जानते हैं। अब ये क्या होता है? जब कोई वस्तु सीधी रेखा में चलती है तो उस गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। ठीक है, सीधी रेखा में अगर कोई चीज़ चल रहा है तो उसको हम लोग सरल रेखीय गति के नाम से जानेंगे। जैसे कि इस कार की गति देख लीजिए, ट्रेन की गति देख लीजिए। ठीक है, इसके अलावा सोल्जर मार्चिंग इन ए परेड, तो परेड में आप देखते हैं सैनिक वगैरह चलते हैं तो वो भी सीधी रेखा में चलते हैं। तो ये सब आपका रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जाम्पल है। दूसरा है आपका सर्कुलर मोशन, यानी कि वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु इस प्रकार चलती है कि किसी स्थिर बिंदु से उसकी दूरी समान रहती है तो ऐसी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस पंखा के ब्लेड क्या है, एक समान स्थिति में है। स्थिर बिंदु आपका बीच वाला है और यहाँ से समान दूरी पे ये क्या करते हैं, फिक्स घूमते रहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा सर्कुलर मोशन का। ठीक है, यानी कि वृत्ताकार पथ में घूमते रहते हैं, इसीलिए ये आपका सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। घड़ी की सेकंड सुई की गति वो भी आपका सर्कुलर मोशन में है। आगे है घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन। तो देखिए हमारा जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष के एक्सिस घूमता रहता है। लट्टू को देख लीजिए, ये भी क्या है, अपना अक्ष एक्सिस के ऊपर जो वो घूमता रहता है। तो इस टाइप की गति को घूर्णन गति कहेंगे। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, लट्टू का घूमना, ये सब इसका एग्जाम्पल है। पीरियोडिक मोशन, आवर्ती गति, जो फिक्स्ड इंटरवल में क्या करता है, अपना जो गति को रिपीट करता है। जो गति एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपने आप को दोहराती है उसे आवर्ती गति कहते हैं। पीरियोडिक, आवर्ती का मतलब ही होता है रिपीट करना। ठीक है, जैसे कि पेंडुलम वाला घड़ी आपने देखा होगा, ये जो पेंडुलम होता है आगे जाएगा फिर पीछे, फिर आगे फिर पीछे, यानी कि ये क्या करता है, अपने गति को दोहराते रहता है। तो ये आपका इसका एग्जाम्पल है, मोशन ऑफ ए पेंडुलम, मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन ए स्विंग। ठीक है, झूले पर झूलते बच्चों की गति। तो ये आपका पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है। तो इस चैप्टर में इतना ही टॉपिक आपको पढ़ना था। क्लास 6 का टॉपिक है, इसीलिए ज़्यादा चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि जितना भी बातें आपको बताई गई वो सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब चलते हैं MCQ प्रश्नों की ओर, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि इस चैप्टर से किस टाइप के सवाल जो है वो बनते हैं। ठीक है, पहला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से लंबाई का SI मात्रक कौन सा है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द SI यूनिट ऑफ लेंथ? मीटर, फुट, ए व बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आसान सा सवाल है, मीटर आपका सही जवाब हो जाएगा।
अगला है आपका वस्तु दे रखा है और गति का प्रकार दे रखा है, आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे करेक्टली मैच किया गया है। वाहन सरल रेखीय गति, पंखा आवर्ती गति, झूला वर्तुल गति, तो इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि वाहन की जो गति होती है वो आपका सरल रेखीय गति होती है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। पंखा की जो गति होती है वो आपका सर्कुलर मोशन होता है, तो यहाँ पे तो आवर्ती दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। झूला जो होता है वो आपका पीरियोडिक मोशन होता है, यहाँ पे सर्कुलर दे रखा है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए केवल आपका यहाँ पे सही है। अगला सवाल है 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की जिसे मेट्रिक सिस्टम कहा जाता है, सही बात है। 1 मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है जिन्हें सेंटीमीटर कहा जाता है, तो ये बात भी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में 20 मिलीमीटर होते हैं। पूछा गया है उपयुक्त कथनों में से कौन सा असत्य है। अच्छा, इस बार असत्य वाला पूछा गया है, इनकरेक्ट वाला पूछा गया है। तो 1 और 2 तो सही था, तो 3 वाला आपका जो है यहाँ पे गलत था। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में 20 मिलीमीटर होते हैं, ये आपका गलत दे रखा है। 1 सेंटीमीटर में आपका 20 नहीं होता है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में आपका 10 मिलीमीटर होता है। अगला सवाल है प्राचीन परिवहन के साधन आधुनिक साधनों की तुलना में कम प्रभावी थे, तो बिल्कुल सही बात है। पहिए के आविष्कार का परिवहन के तरीकों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, बिल्कुल पड़ा, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था, तो ये आपका गलत दे रखा है। केवल आपका ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे असर्शन सही है और रीजन जो है वो गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली ए इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित का मिलान करना है आपको। नाव जानवर का उपयोग शक्ति के रूप में किया गया, बैलगाड़ी है, भाप इंजन है, विमान है। तो नाव के बारे में पता है कि नाव जो वो जल पर चल सकती थी, एक आपका 2 हो जाएगा। बैलगाड़ी का उपयोग जानवरों का उपयोग शक्ति के रूप में किया गया, बी का 1 हो जाएगा। भाप इंजन, तो भाप इंजन दहन इंजनों का उपयोग हुआ, सी का 3 हो जाएगा। पहले से मिलान करके दे रखा है, डी का आपका 4 सही है, ठीक है। तो ए का 2, बी का 1, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। इसको एक बार देख लीजिएगा सही से, ठीक है, यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रथम रेलगाड़ियां डैश से चलती थी और इसने लंबी दूरी पर लोगों तथा वस्तुओं के परिवहन के तरीकों को पूरी तरह बदल दिया। तो स्टार्टिंग में सबसे पुराने समय में जो रेलगाड़ियां होती थी वो आपका स्टीम, ठीक है, भाप इंजन से चला करती थी। आपको पता होगा कि पहले कोयला से चला करता था, ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद आपका डीजल वगैरह आता है। अगला है सही कथन की पहचान कीजिए। प्रारंभिक नावें लकड़ी के साधारण लट्ठों से बनी होती थी, बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको बताया था इस चीज़ के बारे में। अगला सवाल है आपका पहिया का आविष्कार भाप इंजन के बाद हुआ था, बिल्कुल गलत बात है। भाप इंजन जब आया था तो उस टाइम उससे पहले ही आपका पहिया का आविष्कार हो चुका था, ठीक है। प्रारंभिक विमान सैकड़ों यात्रियों को ले जा सकते थे, गलत बात है। रेल मार्गों ने जल आधारित परिवहन के उपयोग को घटा दिया, ये भी गलत है। सही वाला पूछा है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे केवल सही होगा। सही समूह की पहचान कीजिए। अब नाव, तो नाव का यहाँ पे वस्तुओं का परिवहन, मछली पकड़ना, मनोरंजन, ठीक है। दूसरा देखते हैं बैलगाड़ी, तो इसका उपयोग है कृषि कार्य, अल्प दूरी की यात्रा, ठीक है, किया जा सकता है। भाप इंजन लंबी दूरी की यात्रा, भारी वस्तुओं का परिवहन। विमान का उपयोग कहेंगे तो तीव्र लंबी दूरी की यात्रा, वायु डाक सेवा। अब सवाल पूछा है कि उस समूह का चयन कीजिए जो विमानों के मुख्य उपयोगों को सही प्रकार से दर्शाता है। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आ चुका है विमान, ठीक है, विमानों के मुख्य उपयोग। तो विमान आया है, तो विमान का मुख्य उपयोग क्या है आपका, सेट डी, ठीक है। विमान तीव्र लंबी दूरी की यात्रा करता था, वायु डाक सेवा, तो केवल सेट डी सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सवाल है एक हाथ की लंबाई हर जगह समान होती थी, बिल्कुल नहीं। सभी का हाथ का जो साइज था वो तो अलग अलग होता था, तो लंबाई भी यहाँ पे अलग अलग होगी। विभिन्न संस्कृतियों ने मापन के लिए शरीर के भिन्न भिन्न अंगों का उपयोग किया, सही बात है।
मीट्रिक प्रणाली का आविष्कार 20वीं शताब्दी में हुआ था? नहीं, 18वीं शताब्दी में हुआ था, 1790 में फ्रांस में। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। सभी प्राचीन मापन आधुनिक मापों की तुलना में कम सटीक थे। यहाँ पे एक वर्ड आ चुका है सभी, तो ऐसा कहना जो है बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि कुछ मापन ऐसे भी थे जो बिल्कुल सटीक थे, जैसे कि मिस्र की कुछ मापन थी जो कि एकदम सटीक हुआ करती थी। ठीक है, तो ये कहना भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका केवल सही है। अगला है आपका, तराजू के सामान्य उपयोग से पहले लोग अक्सर अपने एक्स का उपयोग, यहाँ पे कुछ आपको आएगा वो फिल करना है, का उपयोग माप के रूप में करते थे, जिससे वाई के समय अशुद्धियाँ हो जाती थी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आपको पता चलेगा कि पुराने समय में लोग जो वो तराजू के सामान्य उपयोग से पहले, जब तराजू नहीं आया था, उस टाइम लोग क्या करते थे, शरीर के अंग से मापन किया करते थे, और इससे क्या होता था, व्यापार के समय गलतियां हो जाया करती थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है, मानक मापन इकाइयों की अनुपस्थिति के कारण प्राचीन बाजारों में अक्सर विवाद होते थे। तो बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक व्यापारी वस्तुओं को मापने के लिए अपने शरीर के अंगों का उपयोग करता था। तो ये बात भी आपका बिल्कुल सही है। इसी कारण से यहाँ पे क्या होता था कि यहाँ पे स्टैंडर्ड मेजरमेंट अवेलेबल नहीं था, और इसी कारण से प्राचीन बाजारों में जो अक्सर विवाद देखने को मिलते थे। तो इसी कारण से दोनों सही और करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपका जो वो दे रखा है। चलिए अगला सवाल है आपका, विज्ञान में मानक मापन इकाइयाँ होना क्यों आवश्यक है? विश्व भर में आंकड़ों की एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, प्रयोगों को सरल बनाने के लिए, उपकरणों का सही उपयोग करने के लिए, गणना की गति बढ़ाने के लिए। तो सही जवाब हो जाएगा, विश्व भर में आंकड़ों की एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए जो है एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट होना अति आवश्यक है। चलिए अब ये है आपका आज के इस क्लास का लास्ट सवाल है। ठीक है, और इसको हम आपको देते हैं होमवर्क। अगर अभी तक आपने पूरा क्लास देख लिया होगा तो उम्मीद करते हैं कि इसका जवाब आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। यदि आपको भविष्य में मंगल ग्रह की खोज के लिए एक वाहन डिजाइन करना हो तो आप किन प्रमुख विशेषताओं को शामिल करेंगे और क्यों? सौर पैनल शामिल करेंगे ऊर्जा के लिए, क्योंकि मंगल पर सूर्य का प्रकाश उपलब्ध है। मंगल की पथरीली सतह के लिए विशेष पहिए, हल्के पदार्थ ताकि परिवहन लागत कम हो, उपयुक्त सभी। तो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है, और कैसा लगा आज का क्लास आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अगर आप लोग चैनल में नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन हुए होंगे तो ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हम आपको जो वो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग अपडेट वगैरह देते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से आप सभी क्लासेस को देख सकते हैं।